अभी के समय में इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आपको बोल सकते हैं कि जैसे मेल इनफर्टिलिटी में तो एपिडेमिक भी देखा जा रहा है। इसका मेन रीज़न वही है कि लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे कारण हैं, एनवायरमेंटल कारण, लाइफस्टाइल, बढ़ती हुई एज भी, मतलब एज के साथ मेल एंड फीमेल दोनों की जो एग एंड स्पर्म की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। तो ओबेसिटी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ता है। हाँ। एक्चुअली क्यों? क्योंकि अगर क्रोनिक स्ट्रेस में क्या होता है, अगर फीमेल में देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनओवुलेशन होगा, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होगा। में भी ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो हम लोग बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब यही है कि स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेस एंड ओबेसिटी बहुत ही इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर। इनफर्टिलिटी क्यों होता है, क्या क्या कारण है, आज हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम दान। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायने डिपार्टमेंट, गौरी देवी हॉस्पिटल। मैम, आज के समय में देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी का रेट पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। ये क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? एक्चुअली हाँ, अभी के समय में इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आपको बोल सकते हैं कि जैसे मेल इनफर्टिलिटी में तो एपिडेमिक्स भी देखा जा रहा है। इसका मेन रीज़न वही है कि लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेट मैरिज, अभी जैसे फीमेल लोग मोर कैरियर ओरिएंटेड है, हाँ। अपनी पढ़ाई के पीछे थोड़ा ज़्यादा वक्त ओरिएंटेड लग ही है। जाता है। हाँ, तो जिसकी वजह से लेट मैरिज होती है। जब तक मैरिज होती है 30-35 में, उस टाइम एग की क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाता है, या फिर मतलब एग का रिजर्व जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। सेकेंड कारण लाइफस्टाइल, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है अभी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, जैसे कि ओबेसिटी, हाँ। पीसीओएस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हो रही है। हाँ। और बाकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं मेल में भी, जैसे देखा जाता है कि क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से भी फर्टिलिटी कम होती है, या एडल्ट्रेशन, जैसे फूड एडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, मोर स्टेरॉयड, चिकन वगैरह में जैसे मोर स्टेरॉयड यूज़ हो रहा है, या फिर पेस्टिसाइड का जो यूज़ होता है, इसकी वजह से भी मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। मतलब बहुत सारे कारण हैं। या बहुत सारे कारण हैं, एनवायरमेंटल कारण और लाइफस्टाइल, बढ़ती हुई एज भी, मतलब एज के साथ मेल एंड फीमेल दोनों की जो एग एंड स्पर्म की क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। कपल कब समझे कि अब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कपल जैसे अभी क्या है कि नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी दोनों चीज़ डिफरेंट है। लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है, जैसे हस्बैंड वाइफ प्लान किए तो प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मंथ के एंड में जैसे ही साइकिल फिर से स्टार्ट होता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे 1-2 साइकिल के बाद ही वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, जब वो प्रेगनेंसी प्लान करने लगते हैं। बट एक्चुअली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर साइकिल में प्रेगनेंसी की चांस 20 से 25% ही होती है, तो इसलिए थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। तो जैसे हम ये बोलना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के लिए अगर एज फीमेल का लेस देन 35 है तो 1 साल एटलीस्ट उन्हें ट्राई करना चाहिए, और अगर उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो उन्हें डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। बट इन केस अगर एज ज़्यादा है, जैसे कि मोर देन 35 है, अभी के डेट में एक्चुअली थोड़ा लाइफस्टाइल की वजह से वो हम और अर्ली बोल सकते हैं कि आफ्टर 30 अगर 6 to 7 मंथ में प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो डॉक्टर के सजेशन ले सकते हैं। सब बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वजह से होती है। एक्चुअली हमेशा से ये होते आया है कि जो सारे बर्डन हर एक चीज़ का वो फीमेल पे रखा जाता है, बट ये सही नहीं है। जैसे हम शुरू में ही एक टर्म यूज़ किए थे, मेल इनफर्टिलिटी का एपिडेमिक चला हुआ है। एक्चुअली अभी मेल इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ रहा है, और अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ मेल या फीमेल फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है।
तो अगर उस हिसाब से हम लोग इसको बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी का 1/3 मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है, मेल इनफर्टिलिटी 1/3, एंड अगर कंबाइन मतलब मोर देन 1/3। और कभी भी कोई कारण जैसे एब्सोल्यूट नहीं होता, जैसे अगर हम मानते हैं कि अगर फीमेल में कोई फैक्टर मुझे मिला तो ऐसा हो सकता है कि वो मे बी एग का क्वालिटी थोड़ी पुअर आ रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, साथ में मेल के कोई फैक्टर है, दोनों फैक्टर आपस में मिलके वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये सिर्फ फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों को ही आगे बढ़ के प्रॉपर सलाह लेना चाहिए। ये मेल इनफर्टिलिटी का कारण वुमेन जैसा ही है, मतलब सेम ही है? हाँ, बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे कारण हैं। उसमें वही लाइफस्टाइल आता है, स्ट्रेस वगैरह आते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, प्रोस्टेटिस होता है, या फिर और सारी मम्स ऑर्काइटिस जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। इसके अलावा भी खाने पीने का, जैसा ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये जंक फूड, ये सारे फैक्टर मेल इनफर्टिलिटी में आते हैं। मैम, क्या स्ट्रेस से और ओबेसिटी से ये रुक सकता है? स्ट्रेस एंड ओबेसिटी से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ता है। हाँ, एक्चुअली क्यों? क्योंकि अगर क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है, अगर फीमेल में देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनओवुलेशन होगा, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होगा, साइकिल रेगुलर नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से एनओवुलेशन होगा, साइकिल रेगुलर नहीं होगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ता है। ये पीसीओएस को और ज़्यादा वर्सन करता है। अगर मेल में भी देखा जाए तो सेम, अगर मोर स्ट्रेस है तो स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी, मोटिलिटी ख़राब होगी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो सेम उसी तरह ओबेसिटी का भी अगर हम बात करें तो फीमेल में ओबेसिटी होने से क्या होता है कि जो पेरिफेरल एस्ट्रोजन होता है वो हार्मोन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो सेम एनोवुलेशन होगा, इरेगुलर साइकिल होगा, पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब डेवलप कर सकता है। मेल में भी ओबेसिटी के वजह से क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो हम लोग बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब यही है कि स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेस एंड ओबेसिटी बहुत ही इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। आजकल पीसीओएस और पीसीओडी बहुत सारे महिलाओं को है और वो लोग डरते भी हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी है तो बच्चा नहीं आएगी, और बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये ठीक है? नो डाउट पीसीओएस एक मेजर फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए। बहुत सारी फीमेल आती है जिसका मतलब इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज है पीसीओएस, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि पीसीओएस जिनको है वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट अवेलेबल करने का मतलब पीसीओएस का मेन ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे उसको हर दिन वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है 30 to 45 मिनट, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मतलब 3 to 4 लीटर पानी पीना है। उसके बाद उसको डाइट अच्छा लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। और साथ साथ में अगर मतलब ओवुलेशन नहीं हो रही है या फिर उसको साइकिल रेगुलर नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग हार्मोनल मेडिसिन जो एक बनने वाली दवाइयाँ होती है हम लोग वो भी दे के, मतलब पीसीओएस के पेशेंट में भी प्रेगनेंसी संभव है। पुरुषों के लिए स्पर्म काउंट अच्छा होने का क्या क्या उपाय है? स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे स्पर्म का जो टोटल साइकिल होता है वो 74 डेज़ के लिए होता है, जो 3 to 4 मंथ हम लोग बोलते हैं। तो इस बीच में हम लोग को बताना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि हर दिन ब्रिस्क वॉकिंग करना है, उसको हेल्दी डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, जैसे एग हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब जो मतलब फूड है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और जो सप्लीमेंट होता है जैसे सेलेनियम हुआ, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक होता है, और कोएंजाइम Q10 होता है, कार्निटिन होता है, ये सारी सप्लीमेंट हम लोग दे सकते हैं। और बाकी मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वेरिकोसिल है जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है मेल इनफर्टिलिटी का, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम लोग को पेशेंट को समझाना है कि बहुत टाइट अंडरवेयर वगैरह नहीं पहनना है, एंड ऑक्यूपेशन वाइज भी जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है या जहाँ ज़्यादा हीट एक्सपोजर होता है, ऐसी जगहों से थोड़ा बचना है।
एक हेल्दी बेबी के लिए प्री कंसेप्शनल जो चेकअप होता है वो महिलाओं के लिए करा सकते हैं? प्री कंसेप्शनल चेकअप है क्या, पहले मुझे ये जानना है। एक्चुअली जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है तो अभी पहले का सिचुएशन ऐसा था कि लोगों को पता ही नहीं होता था चीज़ें। अभी क्या है, लोगों में अवेयरनेस इतना बढ़ चुका है, लोग जानने लगे हैं। ऊपर से जो ऑनलाइन मतलब स्टेज है जिसमें लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसके पहले वो प्री कंसेप्शनल चेकअप कराते हैं, जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होता है। नॉर्मल कोई हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं है, बाकी बेसलाइन सीबीसी वगैरह कैसे है, ये देखना होता है। इसमें फीमेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन टेस्ट होता है जो AMH होता है। बेसिकली उसको करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एग रिजर्व कैसा है। मेल के लिए भी है? मेल के लिए सीमेन एनालिसिस होता है। तो अभी तो जैसे मेल इनफर्टिलिटी इतने हाई रेट में बढ़ रहा है कि अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के किसी भी लैब में अगर देखते हो तो जो सीमेन एनालिसिस का पैरामीटर मतलब मोर देन 90% आप देख सकते हो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल रहेगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ या मैं हेल्दी हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट वगैरह नॉर्मल होगा। इसलिए ये एक बेसिक टेस्ट है जो कराना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। सब कोई मतलब अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है या मतलब अगर आप प्रीकंसेप्शन की बात करते हो तो। अदरवाइज जैसे अगर मैं ऑलरेडी बोली हूँ कि 6 मंथ का टाइम देके और लाइक जब कपल सोच रहा है कि नहीं प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है तो एक बेसिक टेस्ट है जो उनको कराना चाहिए। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। इस बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।